आप सभी का स्वागत है ज्ञान आईएएस के इस प्रयास में, जिसके माध्यम से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आप बहुत गूढ़ विषयों को भी समझ पाएँ और बहुत आसानी से समझ पाएँ। तो इसी के तहत हमारा अगला प्रयास ये है कि हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं इस बार आपको, जिसमें सबसे पहला विषय हम पढ़ाने जा रहे हैं आज आपको लीबिया संकट। तो लीबिया संकट के बारे में हम जानते हैं कि लीबिया अफ्रीका के उन देशों में से एक है जहाँ पे बहुत बड़े तेल भंडार हैं और अफ्रीका में सबसे बड़ा तेल भंडार है और लार्जेस्ट इन अफ्रीका इन ऑयल रिजर्व और 9th इन द वर्ल्ड, यानी अफ्रीका में लीबिया के अंदर सबसे बड़ा तेल भंडार है और विश्व में यह तेल भंडार 9वें स्थान पे है, प्रूवन ऑयल रिजर्व इन अफ्रीका। अब इतना बेहतरीन बेस्ट क्वालिटी ऑयल लीबिया के अंतर्गत है कि जिसे निकालने की कॉस्ट $1 है और रिफाइन करने की कॉस्ट भी बहुत कम है, $4 से $5 प्रति बैरल, अर्थात $6 से $7 खर्च आता है तेल निकालने में और बिकता है, फिलहाल चल रहा है 30-40 का भाव प्रति बैरल का, डॉलर प्रति बैरल, जबकि कहाँ तक पहुँच चुका था ये $120 प्रति बैरल तक भी। यानी अगर कोई चीज़ $6 प्रति बैरल में निकलती हो और 100 से $120 बिकते हो, अर्थात 100 से लेके $120 प्रति बैरल तक बिक चुकी हो, तो उसकी क्वालिटी क्या होगी और उसके लिए कितना बड़ा संघर्ष होगा। यानी यही तेल का खेल और इसके लिए लगातार होते संघर्ष, उन्हीं कहानी है लीबिया कहानी। अब लीबिया को मिलती है आज़ादी 1951 में ब्रिटेन और फ्रांस से। उससे पहले गुलाम रहा इटली का, उसके बाद रहा ब्रिटेन और फ्रांस का, और इटली से मुक्ति मिली 1947 में और ब्रिटेन फ्रांस से मुक्ति मिली 1951 में। उसके बाद यहाँ पर अस्थिरता बनी रही, अनसर्टेनिटी, और उसका लाभ उठाकर मुअम्मर गद्दाफी या कर्नल गद्दाफी, एक सैन्य कमांडर ने किंग इद्रीस प्रथम को सत्ता से हटा दिया और पावर सीज या सत्ता पे कब्जा कर लिया तख्ता पलट के माध्यम से, जिसमें बहुत सारे अन्य सैनिकों ने भी इसका सहायता की और 1969 1 सितंबर को यह सत्ता में आया। अब इसने बड़ी मात्रा में अपनी तानाशाही से इस देश पे राज किया, लेकिन यहाँ संपन्नता बनी रही क्योंकि तेल के बड़े भंडार थे और तेल भी बेस्ट क्वालिटी ऑयल, यानी इस प्रकार का तेल इसे बोलते हैं ब्रांड स्वीट ऑयल, बहुत क्वालिटी ऑयल, जो नॉर्वे आदि में मिलता है। रिफाइनिंग कॉस्ट कम, लो क्वालिटी सल्फर यानी बहुत बेस्ट क्वालिटी का ये ऑयल है। अब 1969 से लगातार राज कर रहा था, बहुत ही अय्याश प्रकार का तानाशाह, हमेशा हसीनाओं से घिरा रहना इसका प्रतिशोध, और दूसरी बहुत बड़ी बात कि इसने बहुत बड़ी मात्रा में एंटी वेस्टर्न फोर्सेस को, जैसे अमेरिका और फ्रांस, ब्रिटेन, इनके एंटी एलिमेंट जितने भी थे, वो एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक एलिमेंट, आतंकवादी गुट, इन्हें फंडिंग करना शुरू कर दिया, अपना परमाणु कार्यक्रम चलाना, इन सब पे काम शुरू किया, जिस कारण से बहुत बड़ी मात्रा में इसके संबंध खराब हुए वेस्टर्न पावर से, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस आदि देशों से। अब एक घटना बहुत बड़ी हुई संपूर्ण विश्व में, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस आज तक चल रहे हैं। उस घटना का नाम था अरब क्रांति या अरब स्प्रिंग, जो जनवरी 2011 में स्टार्ट हुई ट्यूनीशिया से। और एक व्यक्ति था मोहम्मद बोवाजीजी, पढ़ा लिखा व्यक्ति और केले बेचने में मजबूर था। मोहम्मद बोवाजीजी पुलिस से परेशान होकर अपने सारे केले डाल देता है और पेट्रोल डाल के अपने ऊपर आग लगा देता है। और जो समस्या पूरे विश्व में, वो हमारे यहाँ भी है कि कोई व्यक्ति मरता हो तो मर जाए, हम तो वीडियो बनाएंगे। इस मानसिकता के लोग पूरे विश्व में हैं और उसको किसी ने बचाया तो है नहीं, लेकिन उसकी वीडियो किसी ने अपलोड कर दी प्लेटफार्म पे, सोशल मीडिया पे, और पूरी कंट्री में, ट्यूनीशिया के अंदर ये फैल गई। और वहाँ भी तानाशाह राज कर रहा था बेन अली 1987 से और 2011 तक एक छतर राज चल रहा था। कंट्री में समस्याएं, गरीबी, बेरोजगारी, लेकिन वो तानाशाह हटने का नाम नहीं ले रहा था। तो एक बड़ी क्रांति का जन्म हुआ उस तानाशाह के विरुद्ध, जिसकी पहली चिंगारी बना मोहम्मद बोवाजीजी नाम का व्यक्ति। और चूंकि ये क्रांति स्टार्ट हुई जनवरी में, जिसे वहाँ स्प्रिंग का महीना भी कहते हैं, बसंत का महीना, इसीलिए इसे अरब बसंत या अरब स्प्रिंग भी कहा जाता है। और इसके साथ ही साथ इसे अरब रेवोल्यूशन का नाम दिया गया और तानाशाहों के विरुद्ध लोकतंत्र की यह क्रांति वहाँ सफल रही और उसके बाद वहाँ हिंसा आदि नहीं हुई और बड़ी मात्रा में लोकतंत्र स्थापित हो गया। उसके पश्चात ये क्रांति उसी के पड़ोस के देश में पहुंची, जहां 1 सितंबर 1969 से राज कर रहा था मुअम्मर गद्दाफी तानाशाह, और उसे राज करते हुए 4 दशक हो चुके थे, 4 डिकेड, 42 साल।
और 2011 में जैसे वो क्रांति वहाँ पहुँची तो उसने बड़ी मात्रा में सेना का उपयोग करके इसे दबाने का प्रयास करना शुरू कर दिया, जिसका एक बहुत बड़ा बैड इम्पैक्ट पड़ा और एक बहुत बुरा मैसेज जनता के अंदर गया और उसके विरुद्ध भी क्रांति खड़ी होती चली गई। और बड़ी मात्रा में, क्योंकि वो बहुत बड़ी मात्रा में अपोनेंट बन चुका था वेस्टर्न पावर्स का, इस्लामिक ग्रुप को लगातार फंडिंग कर रहा था, और लोकरबी कांड यानी एक बहुत बड़ा विमान क्रैश हुआ था स्कॉटलैंड में लोकरबी के अंतर्गत, जिसमें उसके तार पाए गए थे, और ऐसी बहुत सी घटना में वह शामिल था। इसीलिए वेस्टर्न पावर से बहुत बड़ी मात्रा में खिलाफ थी और इसी का लाभ उठाकर उन्होंने इस पे हमला बोल दिया और लगातार बहुत बड़ी मात्रा में इसने राज किया। लेकिन जब ये लगातार लड़ाई हारता रहा तो इसके पश्चात यह अपने गृहनगर सिरते में जाके छिप चुका और उसके बाद वेस्टर्न फोर्सेज, जिसमें सबसे बड़ी मात्रा में फ्रांस, ब्रिटेन आदि देश थे, उन लोगों ने इस पर घेरा डाल दिया और अंतिम में से घेर लिया। और ये सुबह सुबह अपने कारो काफिले से बाहर निकलता है और ऊपर उड़ते हुए ड्रोन विमान इस पर लगातार अटैक करना शुरू करते हैं। काफिला बिखर जाता है और ये अपनी जान बचा के खून में लथपथ एक ह्यूम पाइप के नीचे छिप जाता है, जैसा आप फोटो में देख पा रहे होंगे। और बहुत बड़ी मात्रा में विद्रोही गुट इसे अपनी तरफ घेरते हैं, टैंक के ऊपर लेके जाते हैं और हर बच्चा कोई थूकता है, कोई थप्पड़ मारता है, कोई चप्पल मारता है और तानाशाह की दर्दनाक मौत होती है। और इससे मुक्ति मिलती है 42 साल के इस राज से। कब मिलती है मुक्ति? ये डेट थी 20 अक्टूबर 2011 की, जब इस गद्दाफी का अंत हुआ, मुअम्मर गद्दाफी का, और लीबिया तानाशाह से मुक्त हुई। और इसके पश्चात जो रेबल्स या विद्रोही गुट लीबिया में गद्दाफी के विरुद्ध लड़ रहे थे, अब वो सब गुट आपस में संघर्ष ना हो जाए, सत्ता कैसे कायम करें और इस देश में कैसे डेमोक्रेसी लेके आएँ, सब आपस में एकजुट होकर काम करें, उसके लिए काम शुरू होता है। लेकिन यही समस्या शुरू होती हैं, यानी लीबिया क्राइसिस आफ्टर गद्दाफी की मृत्यु हो चुकी और उसके पश्चात यहाँ पे सभी रेबल्स ग्रुप को इकट्ठा करके नेशनल ट्रांजिशनल काउंसिल, यानी जितने भी ट्राइब्स थे उन सबको इकट्ठा कर लिया गया और एनटीसी बनाई गई 2011 में। 27 फरवरी 2011 में नेशनल ट्रांजिशनल काउंसिल का गठन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य ये था कि सभी रेबल लीडर्स को इकट्ठा करके यहाँ पे डेमोक्रेसी या पार्टी पॉलिटिक्स को इस्टेब्लिश किया जाए और चुनाव आदि कराए जाए। अब चुनाव आदि कराने के साथ समस्या क्या हो गई, इसने 10 माह तक राज किया और ये चुनाव करा के इस्टेब्लिश गवर्नमेंट देने में असफल रही। इसके पश्चात ये काम दिया गया जनरल नेशनल कांग्रेस को, यानी 7 जुलाई 2012 को जीएनसी का गठन हुआ, जनरल नेशनल कांग्रेस, जिसमें सभी गुट शामिल थे। लेकिन चूंकि गुटों की विचारधारा अलग अलग थी, अलग अलग एथनिक ग्रुप्स थे जो एक मत नहीं थे। अब इस जीएनसी के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में 7 जुलाई 2012 से अगले 2 वर्ष तक मतभेद चलते रहे और इसका भी काम यही था कि चुनाव करा के एस्टेब्लिश गवर्नमेंट को देना। लेकिन समस्या ये हो गई कि 2014 में चुनाव हुए जिनमें वोटर टर्नआउट केवल 18% हुआ और उसमें एक गुट जीत गया, खलीफा हफ्तार कौन है हम जानेंगे बड़े अच्छे से। अब इतने कम वोटर टर्नआउट को पार्टियों जीएनसी ने नकार दिया कि इतने कम टर्नआउट पे हम सत्ता का हस्तांतरण नहीं करेंगे। लेकिन अब वहाँ 2 फाड़ हो चुकी, एक और खलीफा हफ्तार और एक और कौन, जो लोग सॉफ्ट पावर अपने आप को मान रहे थे उन लोगों ने अब खलीफा हफ्तार को अलग कर दिया और बाकी लोग अलग होते चले गए। और 2014 से ही लीबिया के अंदर सिविल वॉर शुरू हो गई 2 गुटों के बीच में। एक गुट लीबिया के पश्चिम में काम कर रहा है और एक गुट पूरब में काम कर रहा है। जो पश्चिम में काम कर रहा है उन लोगों ने 30 मार्च 2016 को अपनी एक गवर्नमेंट बनाई संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त करके, जिससे अमेरिका और वेस्टर्न देशों का भी समर्थन प्राप्त थे, जिसका नाम है जीएनए, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल अकॉर्ड, जिसे लीड कर रहे हैं फैयाज अल सराज और जिसका मेन हेडक्वार्टर या कैपिटल है त्रिपोली, मेन सिटी जो इसकी प्राचीन कैपिटल है। अब इन्होंने बड़ी मात्रा में संघर्ष करके ये क्षेत्र जीता, लेकिन जो ईस्ट के क्षेत्र हैं और जिनमें एक शहर बहुत मुख्य सिरते, जिसे बोलते हैं गेटवे ऑफ ऑयल
यानी लीबिया के जो तेल क्षेत्र हैं उनका गेटवे सिरते है। अब इसने बड़ी मात्रा में LNA लीबियन नेशनल आर्मी यानी दो बड़ी फोर्स बन गई। एक का नाम GNA गवर्नमेंट ऑफ नेशनल अकॉर्ड बैक्ड बाय UNO एंड वेस्टर्न पावर्स अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन एक्सेट्रा, यानी समर्थन प्राप्त थे इसे अमेरिका का, ब्रिटेन का, फ्रांस का और अन्य देशों का, तुर्की आदि का। गवर्नमेंट नेशनल अकॉर्ड बाय फैयाज अल सराज, जैसा वीडियो में आप देख पा रहे हैं, फैयाज अल सराज और GNA की स्थापना। इसके अपोजिट दूसरे हैंड में जो एक अलग पावर्स हैं, 2014 में जब सिविल वॉर शुरू हुई तो खलीफा हफ्तार ने एक अभियान चलाया, ऑपरेशन डिग्निटी, यानी इस देश में गद्दाफी की मृत्यु के बाद बहुत बड़ी मात्रा में अलकायदा ने अपना स्थान बना लिया था और अलकायदा ने देश के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था, इंक्लूडिंग ऑयल फील्ड्स, जिसमें कुछ वीडियो आपने देखी होंगी जिसमें पीले कपड़े पहना रखे हैं और गर्दनें कलम कर रहे हैं, कहाँ जो भूमध्य सागर का तट है उसके ऊपर अलकायदा के फाइटर्स या लड़ाके या आतंकवादी, उन्हें ख़त्म किया और बड़ी मात्रा में त्रिपोली पर कब्जा करने का संघर्ष शुरू किया 2014 से। ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण थे? कारण एक बहुत बड़ी मात्रा में ये था कि जैसे 2014 में संघर्ष शुरू हुआ तो लीबिया से आतंकवाद को ख़त्म करने के नाम पे LNA लीबियन नेशनल आर्मी बनी और उसने ऑपरेशन डिग्निटी, आत्मसम्मान प्राप्त करना, ऑपरेशन डिग्निटी के तहत उन सबका सफाया किया और पूरे ईस्टर्न पार्ट पे अपना कब्जा कर लिया, जिसमें सभी तेल क्षेत्र भी शामिल हैं, यानी सारे ऑयल फील्ड बड़ी मात्रा में खलीफा हफ्तार के अंडर में हैं और सारा ईस्टर्न पार्ट उसी के अंडर में है और वेस्ट में केवल त्रिपोली और कुछ छोटा सा भाग किसके पास है आज, फैयाज अल सिराज के, जिनके पास UN समर्थित सरकार है GNA के नाम कि संपूर्ण देश में दो गुट बन गए। एक गुट ने बड़ी मात्रा में सारा पूर्वी हिस्सा कब्जा किया। इस गुट का नाम उस समय पड़ा मिसराता ग्रुप, एक बड़ी सिटी है वहाँ पे, वहाँ से ऑपरेट हो रहे थे मिसराता ग्रुप। और जो पश्चिम में काम करने वाले लोग थे इनके गुट का नाम पड़ा जिंतान, यानी एक मिसराता गुट के लोग थे, एक जिंतान गुट के लोग थे। जिंतान गुट के लोगों ने त्रिपोली के हवाई अड्डे पर कब्जा किया और सरकार बनाई और GNA आज इन्हीं के साथ खड़ा है। दूसरा गुट जो पूरब में काम कर रहा है, जिन्हें हम कहते हैं मिसराता रेबल्स, उन्हें लीड करने वाला कौन, खलीफा हफ्तार, एक मिलिट्री कमांडर, और जिसने 2015 दिसंबर 2015 में लीबियन नेशनल आर्मी बनाई, अर्थात जिसका उद्देश्य है लीबिया को आज़ाद करना है इस फैयाज अल सराज से भी और ऐसी हर पावर से जो कट्टरवादी इस्लाम को बढ़ावा देना चाहती है, यानी ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक ग्रुप्स, अलकायदा या अन्य की सपोर्ट करने वाले या उन्हें मानने वाले या इस्लाम के उस रूप को मानने वाले जो कट्टरवाद को बढ़ावा देता है और कहता है क्या कि हम लागू करने वाले हैं सरिया और अन्य चीज़ों को, यानी इस्लामिक लॉज को लागू करने वाले हैं। अब संघर्ष शुरू हुआ, एक और ईस्ट में मिसराता ग्रुप और वेस्ट में जिंतान ग्रुप। एक कब्जा किसके ऊपर है, फैयाज अल सराज, GNA गवर्नमेंट नेशनल अकॉर्ड वेस्ट साइड में, और इस साइड में सभी तेल भंडार, जिंतान ग्रुप लीड बाई कौन, खलीफा हफ्तार। खलीफा हफ्तार कौन जानते हैं इसके बारे में, जैसे आप देख पा रहे होंगे खलीफा हफ्तार कौन था, ये वही व्यक्ति था जिसने मुअम्मर अली गद्दाफी को सत्ता संघर्ष में विजय दिलाई, अर्थात जब किंग इदरीस प्रथम का तख्ता पलट हुआ तो खलीफा हफ्तार उनके साथ था और 1969 से लेके और 87 तक इसे बड़े ऊंचे ओहदे मिले लीबियन आर्मी के अंतर्गत। लेकिन 1997 में घटना ऐसी हुई कि चाड़की, एक देश पड़ता है बराबर में ही चाड़की और लीबिया की वार हो गई, जिसमें बहुत बुरी हार हुई शर्मनाक लीबिया की। अब हार के साथ साथ कुछ लोग उसमें बना लिए गए प्रिजनर ऑफ वार, यानी युद्धबंदी, और चाड़ की ओर से लड़ रहा था कौन, अमेरिका और वेस्टर्न पावर्स। इसके विरुद्ध जैसा मैंने आपको बताया था कि इसने पंगा दे रखा था किससे, वेस्टर्न पावर से। ये खुलेआम उन्हें गालियाँ दे रहा था यूएनओ के प्लेटफार्म से, संयुक्त राष्ट्र संघ में जो भाषण होते हैं प्रतिवर्ष। तो अब चाड़ ने जैसे ही इन्हें कब्जा किया, खलीफा हफ्तार को भी गिरफ्तार कर लिया और कुछ और बड़े कमांडर्स भी गिरफ्तार कर लिए, तो तुरंत ही मुअम्मर गद्दाफी ने इसे डिसोन कर दिया, खलीफा हफ्तार को, अर्थात स्वीकारने से मना कर दिया। और उसके पश्चात से गेम पलटना शुरू हुआ और इसके बाद अमेरिका ने खलीफा हफ्तार को अपने साथ
उस प्रिजन ऑफ वार से छुटवाया, युद्धबंदी के पद से छुटवा दिया और अपने साथ कहाँ ले गए? अमेरिका, और वहाँ वर्जीनिया राज्य में रखा। और इसका उद्देश्य ये था कि जो मुअम्मर अली गद्दाफ़ी है और इसके अंडर में जो तेल क्षेत्र हैं, इन पे कब्जा तब हो सकता है जब हम वहाँ एक ऐसा फ्रंट खड़ा कर दें जो रेबल से विद्रोहियों का हो और जो विरुद्ध काम करता हो किसके? मुअम्मर अली गद्दाफ़ी के। तो खलीफा हफ्तार सेना में अपनी पहुँच और अपने ग्रुप्स तक ये काम करवा रहा था, जिसके लिए CIA सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, USA की जो खुफिया एजेंसी है, वो उसे बैक कर रही थी, बड़ी मात्रा में पैसा और धन भी दे रही थी। लेकिन जैसे ही इराक वार हुई तो उसे लगा गद्दाफ़ी को कि शायद अगला नंबर तुम्हारा हो और USA के हाथ हो, तो उसने अपने संबंध सुधारने शुरू कर दिए अमेरिका और पश्चिमी जगत से, जिसमें टोनी ब्लेयर ने यात्रा की लीबिया की। अब उन्हें खलीफा हफ्तार की आवश्यकता नहीं थी, तो उन्होंने उसे पैसे देने बंद कर दिया और रेबल्स को गद्दाफ़ी के विरुद्ध खड़ा करना ख़त्म कर दिया। लेकिन जैसे ही अरब क्रांति शुरू होती है और 20 अक्टूबर 2011 को गद्दाफ़ी की मृत्यु होती है, तो फिर वहाँ ज़रूरत पड़ती है किसकी? ऐसे ही फ्रंट की जो अपनी शक्तियों को इस्टेब्लिश कर दे और तेल के व्यापार पर कब्जा करने में सहायता करे। तब खलीफा हफ्तार पहुँचते हैं कहाँ? लीबिया। और लीबिया आने के साथ साथ ही अपने रेबल्स को इकट्ठा करते हैं कहाँ पर? मिस्राता में, और वहाँ से शुरुआत करते हैं किसकी? बड़ी मात्रा में अलकायदा के सफाया की। इसमें सहायता मिलती है USA की और बहुत सी पावर्स की, जो इन्हें हथियार और पैसा देते हैं बड़ी मात्रा में, ताकि जो आतंकवादी गुट है ISIS उससे मुक्ति मिल सके। इन्होंने वो काम कर दिया, बड़ी मात्रा में इस देश को उससे मुक्त कर दिया। लेकिन सरकारों में सहमति नहीं बन पाई। जो पश्चिमी गुट है GNA का, जिसे लीड कर रहे हैं फैज अल सिराज, अब उन्हें बैक कर रहा है कौन? टर्की। और आप ये जानते हैं कि टर्की हाल ही में इस्लामिक जगत का सबसे बड़ा देश बनता जा रहा है, और रेसेप तैयब अर्दगन, तुर्की के राष्ट्रपति, हाल ही के वर्षों में इस्लामिक जगत का सबसे बड़ा चेहरा बन के उभरे हैं। और आपने देखा होगा कट्टर इस्लामी छवि को वो लगातार डिफेंड कर रहे हैं, और संपूर्ण विश्व में उनका एक बहुत बड़ा रुतबा है, खासतौर से इस्लामिक जगत के अंदर। 53 मुस्लिम कंट्रीज़ में जो सुन्नी डोमिनेटिंग हैं, उसमें रेसेप तैयब अर्दोगन एक बड़े नेता बन के उभरे हैं, और आज इस्लाम का वो बहुत बड़ा चेहरा है। और अपने देश में भी जो कभी सेकुलर इस्लामिक कंट्री था, आज ऑर्थोडॉक्स कट्टर इस्लामिक कंट्री बनता जा रहा है। देखा होगा आपने हागिया सोफिया, जो इस्तांबुल की मस्जिद थी, जो कभी एक चर्च था, उसके बाद म्यूज़ियम बना, जिसे हाल ही में मस्जिद बना दिया गया है, और जहाँ पे नमाज भी शुरू कर दी गई है अभी अगस्त 2020 से। तो यहाँ भी जो GNA और फयाज अल सराज है, ये कट्टरवादी मुस्लिम छवि के नेता हैं, और उनका मुख्य उद्देश्य है ऐसे हर व्यक्ति को देश की सरकार और पद से हटाना जो मुअम्मर अली गद्दाफ़ी के संपर्क में था। ऐसा करने के साथ ही यहाँ पे कट्टरवादी मुस्लिम छवि बढ़ती जा रही है, और ऐसे देश इन्हें बैक कर रहे हैं लगातार। वो कौन है? टर्की। कोई भी कंट्री इतना पागल नहीं है जो बिना किसी लाभ के इस लड़ाई में कूद पड़े। टर्की ने भी फयाज अल सिराज के साथ में एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत तेल क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में कब्जा किसका होगा? टर्की का। लेकिन उसके लिए वो LNA और LNA के नेता खलीफा हफ्तार से इन्हें मुक्ति दिलाएंगे। और इसी सपोर्ट में जनवरी 2020 में तुर्की ने अपनी सेना भी कहाँ उतार दी है? लीबिया में। और एक और बहुत बड़ा गुट है जो उन्हें सपोर्ट कर रहा है, उसका नाम है मुस्लिम ब्रदरहुड। यानी इस्लामिक जगत में एक बहुत बड़ा संगठन है मुस्लिम ब्रदरहुड, जिसकी स्थापना 1928 में हुई थी, 1928 में। और मुस्लिम जगत का सबसे प्राचीन ऑर्थोडॉक्स कट्टरवादी मुस्लिम संगठन है, जो इस्लामिक सरिया लॉज को लागू करना चाहता है। इस्लामिक सरिया लॉज अर्थात आधुनिक पढ़ाई नहीं होंगी, पढ़ाई केवल कुरान की होंगी। नियम कानून क्या होंगे? 560 ईसा पूर्व से 560 ईस्वी से हम रूल करेंगे, गवर्न करेंगे 2020 को, जो लगभग असंभव है। जहाँ जो महिलाओं का जीवन है वो बिल्कुल नर्क बन जाता है, शिक्षा समाप्त होने समस्या खड़ी होती है। तो मुस्लिम ब्रदरहुड बहुत बड़ी मात्रा में लीड करता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मिस्र में। और मिस्र में भी इसने सरकार बनाई, लेकिन वहाँ इन्हें हटा दिया गया, और अब अब्दुल फतह अल सीसी की सरकार वहाँ पे कार्य कर रही है। तो यहाँ भी फयाज अल सिराज को बैक कर रहा कौन? मुस्लिम ब्रदरहुड और उनके आतंकवादी गुट। साथ में कौन खड़ी है? टर्की। साथ में कौन खड़ा है? कुछ और संगठन। मुस्लिम ब्रदरहुड बनाने वाला लोग था कौन?
हेडक्वार्टर काहिरा में है। इसके मेंबर हैं 20 लाख और इसके वर्तमान नेता हैं सद्दाम मोहम्मद बदी। हसन अल बन्ना ने इसे स्थापित किया था 1928 में, जिसकी हत्या कर दी गई थी 1948 में। और आज यह बहुत बड़ी मात्रा में बैन हो चुका है। इजिप्ट के अंदर एक आतंकवादी गुट हो चुका है घोषित। और मोहम्मद मुर्सी मुस्लिम ब्रदरहुड से राष्ट्रपति बन चुके हैं इजिप्ट के, जिन्हें हटा दिया गया था, और अब अब्दुल फतह अल सीसी हैं। तो मुस्लिम ब्रदरहुड भी कट्टरवादी मुस्लिम छवि को बढ़ावा देना चाहता है और चाहता है इसके पड़ोस में ही लीबिया के अंदर क्या आ जाए, इस्लामिक गवर्नमेंट विच कैन इम्प्लीमेंट सरिया लॉज, यानी शरीयत के जो नियम हैं उन्हें वो लागू कर दे, धार्मिक रिलीजियस लॉज को। तो अब तुर्की एक पक्ष में है, अपनी सेनाएं ला रही है कहाँ, लीबिया के अंदर। उद्देश्य आप समझ चुके होंगे, तेल कारोबार पे कब्जा। और कैसा, $6 प्रति बैरल में निकलने वाला तेल कहाँ बिक जाए, 50, 60, 10 गुना लाभ हो जाए, उस लाभ में हमें भी हिस्सा मिल जाए, तो हमारे बहुत सारे संकट हल हो जाए। दूसरा, बहुत बड़ी मात्रा में कतर और अल्जीरिया ये संगठन में इनके साथ हैं। कतर भी वो देश है जो बहुत बड़ी मात्रा में ऐसे इस्लामिक ग्रुप को बैक कर रहा है। आपने हाल ही के वर्षों में देखा होगा, तालिबान अगर वार्ता करता है अमेरिका से तो कहाँ करता है, कतर की राजधानी दोहा में। यानी ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक जितने भी आइडियोलॉजीज़ हैं या संगठन हैं उन्हें बड़ी मात्रा में फंड कर रहा है कौन, कतर। तो कतर भी यहाँ खड़ा है कहाँ, इसी के साथ फैयाज अल सराज और GNA गवर्नमेंट ऑफ नेशनल अकॉर्ड के साथ में। तुर्की है, कतर है, अल्जीरिया है, और कौन, मुस्लिम ब्रदरहुड है। अब मुस्लिम ब्रदरहुड से कौन प्रधान होगा, मिस्र। तो मिस्र ऑटोमेटिकली कहाँ होगा, बड़ी मात्रा में। अब ऐसे दो देश तुर्की में तो साथ हैं, सीरिया में वो साथ हैं, कौन, टर्की एंड रशिया। लेकिन जैसी बात आती है लीबिया की तो एक पक्ष में कौन है, टर्की। तो ईस्ट वाले में खलीफा हफ्तार के साथ में कौन खड़ा है, रूस। और जैसे ही तुर्की ने अपनी फौजें वहाँ उतारी तो रूस ने भी अपनी प्राइवेट आर्मी, रूस में 2014 में एक प्राइवेट आर्मी बनी, लेफ्टिनेंट कर्नल दमित्री उत्किन इनकी लीडरशिप में। उसका नाम है वांगर ग्रुप ऐसे एक्स आर्मी सोल्जर्स हैं जिसमें कमांडर भी हैं, कमांडो भी हैं, एक्स सर्विसमैन भी हैं फोर्सेस के, जिनका एक ग्रुप है जो पैसे लेके अपनी सेवा देती है और जो लीडरशिप के अंडर में काम करती है किसके, पुतिन के। यानी व्लादिमीर पुतिन जहाँ चाहेंगे वहाँ अपनी सेवा देगी। और ये ऐसी ट्रेंड आर्मी है जो नौसेना के लड़ाकों को बड़े आराम से हरा सकती है, आतंकवादी गुटों को हरा सकती है बड़े आराम से। और लीबिया में जो गवर्नमेंट है उसके पास ट्रेनिंग इक्विपमेंट नहीं है, क्वालिटी इक्विपमेंट नहीं है, तो बहुत बड़ी मात्रा में रशिया ने अपने हथियार दिए। सऊदी अरब ने और UAE ने जो नहीं चाहते इस कट्टरवाद को बढ़ावा देना, किस प्रकार का, आतंकवादी गुटों को जो नहीं चाहते टर्की को। सऊदी अरब आज सुन्नी इस्लामिस्ट ग्रुप का किंग है, वो नहीं चाहता यह स्थान कहाँ पहुँच जाए, तुर्की के पास, और अर्दोगन इसे कब्जा कर लें और पूरे विश्व में क्या बन जाए, सुन्नियों के हीरो। और तुर्की का इतिहास बहुत खराब रहा है सऊदी अरब के साथ। सऊदी अरब के किंग साउद को हागिया सोफिया के सामने फांसी दी गई थी और लाश को 3 दिन तक ढका रखा गया था। ठीक, यानी सऊदी का राजा कहाँ जाके मारा गया 1928 में, तुर्की में जाके। तो तुर्की और सऊदी अरब एक दूसरे के एंटी है। अगर तुर्की एक पक्ष में होगा, सऊदी अरब कहाँ होगा, दूसरे पक्ष में। तो खलीफा हफ्तार के पक्ष में कौन है, एक और रशिया, जिसने अपनी प्राइवेट आर्मी भी कहाँ उतार दी है, लीबिया में। खलीफा हफ्तार और LNA लीबियन नेशनल आर्मी के सपोर्ट में, और बड़ी मात्रा में जितने ऑयल रिजर्व आज कब्जे में हैं उनका लाभ उठा रहे हैं। सेकेंडली कौन, सऊदी अरब, और कौन, UAE, और कौन, मिस्र। ये बड़े सपोर्टर हैं। UAE और मिस्र बहुत बड़ी मात्रा में इन्हें फंडिंग कर रहे हैं। और मिलिट्री सपोर्ट व हथियार कहाँ से आ रहे हैं, वाया मिस्र, इजिप्ट। अर्थात अब फिलहाल यहाँ पे सिविल वॉर का दौर चल रहा है। और अब भी क्या समस्या थी, जब तक GNA फयाज अल सराज बड़ी मात्रा में विद द हेल्प ऑफ टर्की कब्जा कर रहे थे बहुत क्षेत्रों पे, तो बातचीत के लिए तैयार कौन हो गया, खलीफा हफ्तार। लेकिन बहुत से प्रयास चल रहे हैं पूरे विश्व में यहाँ संघर्ष समाप्त करने के लिए, संघर्ष समाप्त हो नहीं रहा है। क्यों कि अगली सीरिया बनता जा रहा है कौन, लीबिया, जहाँ पे वर्ल्ड पावर्स अपनी प्रोक्सी वार कर रही हैं और अपने हिडन ऑब्जेक्टिव्स को, छुपे हुए उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इस देश के तेल भंडारों पर कब्जा करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जिनमें जो वेस्टर्न पावर्स हैं वो लीगली
और सबके सामने तो बैक कर रहे हैं किसे, जो वहाँ की यूएन की ऑफिशियल गवर्नमेंट है फयाज अल सिराज की, जीएनए को। लेकिन अनऑफिशियली वो अमेरिका हो, वो फ्रांस हो या अन्य कंट्री हो, वो किसे बैक कर रहे हैं, खलीफा हफ्तार को। खलीफा हफ्तार चाहते हैं यहाँ डेमोक्रेसी आए, और उन्होंने क्या नाम रखा हुआ है अपनी पार्टी का, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। यानी वो भी चला रहे हैं चुनाव में जीतने के बाद, चुनाव को हुए 2014 में, उसमें वो जीते, वो कह रहे हैं हम जीते हुए सरकार हैं, लेकिन यूएन से उन्हें कोई बैकिंग नहीं है, क्योंकि वो उन ग्रुप्स की बातचीत नहीं मान रहे हैं जो सरकार यूएन में चली जाए। अब इन पश्चिमी जगत के पास कुछ नहीं है, इनके पास क्या ईस्ट वालों के तेल के भंडार। तो खलीफा हफ्तार फिलहाल बातचीत के लिए तैयार हैं, संघर्ष कब समाप्त होगा इसका कुछ पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे कई घटनाएं खड़ी हो चुकी हैं जिसका जो प्रभाव है वो सब पे पड़ने वाला है। क्या बर्लिन के अंदर पीस के लिए एफर्ट चली लगातार, जिसमें अभी सफलता नहीं मिली है, क्योंकि खलीफा हफ्तार बात करने को फिलहाल तैयार नहीं है। दूसरा, यहाँ पे एक और समस्या खड़ी हो चुकी है कि इससे जो प्रभाव पड़ने वाला है वो क्या है। प्रभाव पड़ने वाला ये है कि दुनिया भर में शरणार्थियों की बाढ़ पहले आ रखी है। अगर यहाँ पे भी विवाद चलता रहेगा तो बहुत बड़ी मात्रा में ये बाढ़ और आने वाली है। यानी इस संकट का जो प्रभाव पड़ने वाला है वो क्या है, प्रभाव ये पड़ने वाला है कि शरणार्थी बहुत बड़ी मात्रा में यूरोपियन कंट्री में पहुँच रहे हैं, जिनमें से हज़ारों नाव में डूब भी जा रहे हैं। ठीक, दूसरी समस्या का नाम क्या है, इन क्षेत्रों में हथियारों की होड़ बढ़ेगी, यानी आर्म रेस बढ़ने वाली है। इसका लाभ कौन उठाएगा, रशिया, अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज। दूसरा क्या होगा, चूँकि लीबिया एक ऐसा देश है जिसके पास विश्व का 9वां सबसे बड़ा तेल भंडार है और अफ्रीका में लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व रखता है, तो बहुत बड़ी मात्रा में क्या होगा कि विश्व का तेल उत्पादन प्रभावित होगा, जिससे विश्व के तेल के दाम प्रभावित हो सकते हैं और पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी जो कोरोना काल में पहले संकट में है उसे महंगे तेल से और प्रभाव पड़ सकता है, उसके और बुरे दौर की शुरुआत हो सकती है। यानी विश्व के तेल उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा, उसके मूल्य प्रभावित होंगे। इससे जिप्सम का एक बड़ा प्रभावित, जिप्सम का उत्पादन होता है बड़ी मात्रा में लीबिया से, उससे सीमेंट और प्लास्टर ऑफ पेरिस में इस्तेमाल करते हैं, उसके उत्पादन और सप्लाई पर प्रभाव पड़ेगा। साथ ही क्या होगा, यहाँ पे बड़ी मात्रा में आतंकवाद का नया गढ़ बन सकता है, कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवाद यहाँ फिर से बन सकता है, जिसे तुर्की बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, वैश्विक महाशक्तियों का जमावड़ा होगा, जिससे यहाँ पे रक्तपात बढ़ेगा और बहुत बड़ी मात्रा में एक मानवीय संकट खड़ा होगा, बहुत बड़ा, जैसे प्रॉक्सी वार के कारण से। यानी बहुत बड़ी मात्रा में इन क्षेत्र के अंदर लगभग अगर हम बात करें तो लाखों शरणार्थी आज भी उपस्थित हैं और शायद आने वाले टाइम में संख्या और बढ़ती जाए। अब अगर हम बात करें उपाय, तो उपाय बिल्कुल साफ है, यानी एक जॉइंट गवर्नमेंट बने और विश्व स्तर पर, जिसमें चाहे यूरोपियन संघ की बात की जाए या अफ्रीकन संघ की बात की जाए, ये इन्हें एक मंच पे लाएं और दोनों की जॉइंट गवर्नमेंट बनाएं, और इसके साथ साथ यहाँ पे डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथ किया जाए। लेकिन ये सब स्ट्रेंथ तब होगा जब विलिंगनेस हो, इच्छा शक्ति हो, यानी वेस्टर्न पावर्स अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया चाहते हो कि यहाँ शांति हो, जो वो नहीं चाहते हैं। अगला समाधान क्या होगा यहाँ पे, यानी यहाँ पे सबसे पहले पीस टॉक शुरू की जाए, मानवीय सहायता शुरू की जाए और शरणार्थियों के संकट को यहाँ पे हल कराया जाए। अर्थात बहुत बड़ी मात्रा में उपाय हों, लेकिन सफलता संदिग्ध है। भविष्य में क्या होगा देखते हैं आगे। अब चलते हैं अगले विषय की ओर। धन्यवाद, आप सभी ने देखा। इसके बारे में कोई डाउट होगा तो जो ज्ञान आईएएस रुड़की का फेसबुक पेज है आप वहाँ कर सकते हैं अपनी समस्याओं का हल। मेरा नंबर आपके पास उपलब्ध होगा 9997240887। इसके अलावा कोई डाउट रहता है वो आपको तो किसी प्लेटफार्म पे ज्ञान आईएएस फेसबुक पेज, दूसरा यूट्यूब पेज, इन पे हमें कहीं भी आप क्या कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। हम आपकी समस्या को हल करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद आप सभी का।